गुड मॉर्निंग बेटा। पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो कर रहे हैं हम। उसके बाद जो डीपीपी के डाउट्स हैं वो लेंगे आपके। टॉपिक हमारा बचा हुआ है स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए टर्म यूज होती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम कहते किसे हैं? जनरली हम कहते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ उसके जो बाहर आयन है वो तो पानी में डालते आयन बनते हैं, लेकिन अंदर वाला मेटल और लिगेंड नहीं टूटता क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन ऐसे भी हैं बेटा जो टूटने लग जाते हैं थोड़ा बहुत। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वीक होगा, तो हमने देखा थोड़ा बहुत ये आयनाइज होने लग जाता है, लिगेंड अलग हो जाते हैं या आयनाइज अलग हो जाते हैं। तो कोई कितना स्टेबल है वो हम इस बात से पता लगाते हैं कि हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे। पानी में डिसॉल्व करके देखेंगे कि आयंस कितने के बनते हैं। जितने आयन बनेंगे इनकी कंसंट्रेशन किसी तरह पता कर लेंगे। ये कितना डाला था और कितना बच गया वो पता कर लेंगे। और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। वेट करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम ही आया था, 10 मिनट 15 मिनट वेट करो जब तक आपको लगे कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो जाती। और जैसी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई ना, तब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो। मेटल आयन की कंसंट्रेशन, लिगेंड आयन की कंसंट्रेशन की पावर ऑब्वियसली 6 है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो 4 होते तो यहाँ 4 आ जाता, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉम्प्लेक्स है। मान लो मैंने 1 मोलर डाला, 1 मोलर में से ये 0.1 बन गया, तो हम कहेंगे ये 0.1 बन गया, ये 0.6 बनेगा। 6x बनना चाहिए ना, ये 0.6x बनेगा। और ये 1 में से 0.1 कम हो गया तो 0.9 रह जाएगा। और इससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लोगे। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर ये वैल्यू ज्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, अगर k की वैल्यू ज्यादा है इट मींस आयन ज्यादा बन गए। और अगर आयन ज्यादा बन गए, क्या लगता है इसका मतलब क्या लें? स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है? कम। मींस कम स्टेबल था। कम कम है सर। स्टेबल था तो इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ये ज्यादा होगा तुम्हारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है। उल्टा अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना होता तो हम ऐसे लिखते, इससे बनता मेटल लिगेंड। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता उसे कहते के स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना होता तो हम डायरेक्ट नहीं निकालते, हम निकालते हैं इंस्टेबिलिटी क्योंकि वो इजी है हमारे लिए। और उसका उल्टा करके क्या निकालते हैं? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और किसी की स्टेबिलिटी अगर पता करनी है प्रैक्टिकली तो वो ऐसे पता लगाते हैं। जैसे हम कहते थे कि आयरन का 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है, मान लो एक साइनाइड के साथ है और एक क्लोराइड के साथ है। साइनाइड और क्लोराइड में से साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता था। तो हम करके आए भी कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, साइनाइड या क्लोराइड? साइनाइड। साइनाइड है ना। ये वो साइनाइड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो हम प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं कैसे? दोनों के निकाल के, इंस्टेबिलिटी निकाल के। मान लो एक एक स्पून ले लिया
उसे कुछ पानी में डिसॉल्व करके मोलैरिटी बना ली 1 मोलर या जितना भी है पर्टिकुलर, उससे आपने इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल ले दोनों के, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके कौन सा आ जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हमें पता चल जाएगा कि साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्लोराइड का स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, है ना। इसका मतलब यही क्वेश्चन वही है, सारा स्टेबिलिटी वाला ही है। आपको बस ये कभी स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा जाए मैक्सिमम किसका है, ऑप्शन ऐसे दिए जाए K4 FeCN6, K4 Fe6 वाटर, कुछ ऐसा सेम कांट बी प्रेडिक्टेड। तो वही जो फैक्टर लिखे थे ना हमने, सेम फैक्टर ही है कि जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा है। जैसे इनमें से मुझे लगता है ज्यादा स्टेबल कौन सा मानोगे आप, ए ए का स्टेबिलिटी। हाँ लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे जनरली तो ज्यादा इजी ये रहेगा कि हम कॉम्प्लेक्स पानी में डाल दें और देखें कि वो कितना का आयनाइज होता है। जितना वो कम आयनाइज होगा, नेग्लिजिबल होते हैं आयनाइज चाहे, लेकिन जितना कोई कम आयनाइज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे हम एक्चुअली जो लॉजिकली लेते थे कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम, जो भी सारे फैक्टर्स लिखे उन्हें आप प्रैक्टिकली ऐसे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो इस टॉपिक से कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लो, फिर रिवर्स करके स्टेबिलिटी निकाल लो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हैं, कौन से कम स्टेबल। चेक करो ये बात समझ आई कि नहीं, हो जाएगा ये? यस सर, यस सर, यस सर। और ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम जैसे मैंने बताया तुम्हें वैल्यूज दे दे, जैसे अभी क्वेश्चन दिया कि ये 1 मोलर है, ये 0.1 बन गया तो 0.1 x आ गया, ये 0.6 हो जाएगा, ये 1 में से 0.1 गया 0.9, यहाँ भर के k निकाल दो, ये इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया। स्टेबिलिटी पूछेगा तो उल्टा कर दो। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोई न्यूमेरिकल दे सकता है, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर के बेस पे आएगा, बहुत ही सिंपल है। हो जाएगा बेटा ये? यस सर। तो एक तो ये छोटा सा टॉपिक करना था हमने। इसके बेस पे कई बार दो टर्म ऐसे आ जाती हैं, एक होते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादा स्टेबल हमने कहा जाता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब स्टेबल, डू नॉट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक होते हैं लेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। रिएक्ट तो तभी करेगा ना अगर पानी में टूटेगा तो आयनाइज कंसिडरेबली इन वाटर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते। तो ऐसे कहीं टर्म लिखी हो इनर्ट और लेबाइल तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, याद ही करना है। इनर्ट का मतलब वैसे ही पता चल रहा है, इनर्ट गैसेस, स्टेबल गैसेस। लेबाइल का मतलब कम स्टेबल। ऐसे एक हो सकता है आपको ये भी नोट्स में टर्म लिखी मिली हो, एक होते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें लीगेंड एक ही तरह के हैं, जैसे कोबाल्ट के साथ सारे अमोनिया, कोबाल्ट के साथ सारे क्लोराइड, कोबाल्ट के साथ सारे ईएन। लेकिन एक होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा तरह के लीगेंड हैं, जैसे कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया हैं, 2 क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है, कितने भी हो सकते हैं। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें कहा जाता है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलैप्टिक। तो ऐसे होमोलैप्टिक होते हैं और हेट्रोलैप्टिक होते हैं, 2 तरह के हुए। चेक करो, कर लो ये भी। यस सर।
लास्ट एक टॉपिक छोटा सा और करवा रहा हूँ, वैसे तो ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन हमें 2016 में नीट में क्वेश्चन आ गया था, तो इस पे भी 5-10 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद आपके डीपीपीस के जो भी डाउट्स हैं मुझे, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ उसने, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, इन्होंने हमें बताया कि जो ऑक्टाहेड्रल स्पेशली कॉम्प्लेक्सेस, उनमें कई बार ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टोर्टेड हो जाती है, मींस एंगल एग्जैक्टली 90 के ना रहे, जब बोन सारी बोन लेंथ एक जैसी ना रहे, डिस्टोर्शन आ जाती है। जबकि एक मेटल में मान लो सारे के सारे लिगेंड सेम है, फिर वो डिस्टोर्शन क्यों आ जाती है, उसका रीजन ये एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा अगर जब तुम भरोगे T2G एंड EG, तुम CFSC या सारी चीजें इस बेस पे करते हो कि ये डीजनरेट हैं तीनों, ये ऊपर वाले दो डीजनरेट हैं, और तुम मान के चलते हो कि इनकी पांचों की रिपल्शन एक जैसी है, नीचे वाले तीनों की एक जैसी रिपल्शन है, दैट इज DXY, DYZ एंड ZX, एक जैसी रिपल्शन है, मीन्स एक जैसे बॉन्ड बनवाएंगे, एक जैसे मजबूत बनाएंगे। इन दोनों की रिपल्शन एक जैसी है, ये एक जैसे बनाएंगे। लेकिन जॉन टेलर कहता ऐसा नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में अगर तुम डिटेल जाके देखोगे तो इन दोनों में भी आगे डीजनरेसी रिमूव हो जाती है। हो सकता है थोड़ा सा एनर्जीज का फर्क पड़ जाए, एक थोड़ा आगे आ जाए, एक थोड़ा पीछे आ जाए, ऐसे इन तीनों में भी हो सकता है, कोई एक आगे चला जाए, दो पीछे आ जाए, या दो आगे एक पीछे, मीन डीजनरेसी रिमूव हो सकती है। और अगर ये डीजनरेसी तुम्हारी रिमूव हो गई, रिपल्शन अलग अलग हो गई, तो सारे डी ऑर्बिटल एक जैसे नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली इनमें डिस्टोर्शन आ जाएगी, स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब ये कैसे होगा, हम अभी तो पढ़ के आए हैं कि EG की सेम होती है रिपल्शन, T2G की सेम होती है। वो कहता है ये रिपल्शन तब अलग अलग हो जाएगी अगर EG में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का। दैट इज EG में जो इलेक्ट्रॉन भरोगे, अगर तुम ऐसे भरते हो कि एक में एक है दूसरे में है नहीं, तो क्या दोनों की रिपल्शन एक जैसी होएगी? रिपल्शन तो इन इलेक्ट्रॉन ने करनी है ना। अब जब लीगेंड इनको अप्रोच करेगा, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक में है ही नहीं, तो क्या ये दोनों ऑर्बिटल का रिपल्शन लीगेंड के लिए एक जैसा होगा भी? No, sir. No, sir. नहीं होगा ना। या तो दोनों में एक एक होता फिर तो एक जैसा होता, अब एक में है एक में नहीं है, तो रिपल्शन एक जैसा नहीं होगा। या फिर ये सिचुएशन हो कि एक में दो हो एक में एक हो, इन दोनों को मैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मानता हूं। और जब तक ये रहेगा, जब तक ये रहेगा, आपकी डिस्टोर्शन नजर आएगी आपको, आपके ऑर्बिटल्स थोड़ा सा आगे सेपरेट हो जाएंगे एनर्जीज में, तो ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वजह से जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखेगी, विल अकर। हाँ, अगर दोनों में एक एक है, या दोनों में दो दो हैं, या दोनों खाली हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता कई बार हम इसे नहीं कंसिडर करते, हम कहते हैं भी ऑर्बिटल्स रिपेल कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ऑर्बिटल थोड़ी ना रिपेल करते हैं, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो रिपेल करते हैं। तो अगर उनकी रिपल्शन को काउंट करें तो उनसे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अगर दोनों में एक जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इसी वजह से अगर EG में कभी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो तुम लिखोगे इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होएगी, ठीक है, होएगी। सेम इज फॉर T2G। अगर T2G अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है
तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विल अकर। और अनसिमेट्रिकल फिर से वही है कि तीनों में एक जैसे इलेक्ट्रॉन ना हो, तीनों में से एक में अलग हो बाकियों में अलग हो। जैसे चेक करना, क्या ये तीनों में एक जैसे हैं? क्या तीनों में एक जैसी रिपल्शन फील हो रही है? No, No, sir. sir. No, sir. sir. में चांसेस हैं होगा। D5 में चेक करो होगा या नहीं, अगर ये 5 भर देते Yes, sir. Yes, sir. होगा। लेकिन अगर D6 होता No, sir. No, नहीं। sir. No, sir. No, sir. तो बस ये देखना है आपने, आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दी जाएंगी, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आपको देख के बताना होता है कि कहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा। और मेन एक ही चीज़ है कि आप इलेक्ट्रॉन भर के देखो, आपने देखना है कि क्या EG या T2G, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में से किसी एक में डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो, अलग अलग हो, तो आप कहोगे होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो, अलग अलग हो, तो आप कहोगे होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ऐसे कर सकते। जैसे चेक करते हैं, मान लो आपको पूछा जाए भी बताओ D3 है SFL में, क्या इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा? तो SFL में कैसे No, भरोगे? sir. No, sir. नहीं होगा, क्योंकि SFL में हम 3 अलग भरेंगे, 2 अलग भरेंगे। लेकिन 3 जब भरे तो तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कहेंगे नहीं होगा, नो। अच्छा, अगर ये कहता है WFL में, Yes, sir. Yes, sir. WFL में बताना बेटा क्या भरोगे? T2G 3 है इसमें, EG 0 है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी D3 की? T2G. Same होगी। Same ही होगी sir. सेम होगी तो फिर नो, क्योंकि D1 D2 D3 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, D8 9 10 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन 3 में D1 D2 D3 एंड Sir. D8 D9 एंड D10, ये तो सेम ही होते हैं बेटा। SFL या WFL सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, याद है? Yes, sir. हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा? D4 से लेके 6 तक पड़ेगा, तो D4 में देखते हैं। D4 में SFL एंड WFL। अगर मैं SFL भरूं तो पहले 3 भरूंगा, फिर 2 भरूंगा, अगर बचते हैं इलेक्ट्रॉन तो। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। चेक करो T2G कितना लिख दूं? 4. T2G 4. क्या इसमें डिस्टॉर्शन होएगी या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब WFL में देखो फिर। Yes, WFL में होगी sir. 1 2 Yes, 3, sir. Yes, sir. इसमें भी होगी Yes, क्योंकि sir. इसमें EG की वजह से होएगी। Sir, इन हम दोनों में EG और होगी। T2G को इकट्ठे नहीं लिखते WFL में? हाँ बेटा, भरे तो वैसे ही है ना। चेक करो, भरे तो सही है मैंने, लिखते तो ऐसे हैं वैसे, तो तुम्हें बताया तो है, वो तो ट्रिक है एक। बेटर है ऐसे लिखो, Okay, अलग अलग ही sir. है ना। क्या लगता है इसमें डिस्टॉर्शन होएगी या नहीं होएगी? होएगी, Yes, sir. sir. Yes, तो बस sir. ऐसे करते जाना है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा फर्क है, एक उसने ये पॉइंट भी लिखा है, कहता है जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, is more effective in unsymmetrical EG। ये जरूर है, कहता अगर EG में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें ज्यादा डोमिनेटिंग होती है जॉन टेलर, इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, क्योंकि पहले से दोनों ऑर्बिटल EG वाले ज्यादा एनर्जी के हैं, उन ज्यादा एनर्जी में फिर से तुम एक की एनर्जी ज्यादा कर रहे हो, तो जिसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो कहता है ये जरूर है कि इसमें ज्यादा होती हैं, लेकिन हाँ दोनों में ही होती हैं जॉन टेलर।
एक और बताओगे, D6 में बताओ SFL या WFL किस में होएगी, किस में जॉन डॉलर नहीं होएगी D6 में? सर WFL में होगी, SFL में नहीं सर होगी। WFL में WFL में होगी, होएगी। SFL में नहीं होगी। ये SFL में सिमेट्रिकल है लेकिन WFL में अनसिमेट्रिकल है ना, तो इसमें नो, इसमें। अब मैं तुम्हें नीट का क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जो 2016 का है। क्या था क्वेश्चन? हमें कह रहा है which doesn't undergo जॉन टेलर डिस्टोर्शन, और ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम्हें देख के बताना है D4, D7, D8 या D9। D4। सर D7। सर D7। और बता दो कि कोई और दो आंसर तो आ गए मेरे पास। D8। सर D8। D8। तू एक्सप्लेन करेगा इसे? सर D8 में दोनों में ही नहीं होगी, चाहे WFL हो जाए। हाँ, वेरी वेरी। D8 में SFL या WFL पहली बात तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों में एक ही कॉन्फ़िगरेशन होएगी। D8 में T2G में भरे जाएंगे 6, EG में भरे जाएंगे। अगर WFL है 5 इकट्ठे भर लो, 4 5 6 7, सेम ही आ रही है दोनों। तो T2G भी फुली फिल्ड है, चेक करो, EG भी हाफ फिल्ड है, चेक करो, दोनों सिमेट्रिकल हैं, ये भी सिमेट्रिकल हैं। अगर दोनों सिमेट्रिकल हैं तो नो जॉन टेलर। सर ऐसे तो D9 भी बन सकता है। बनाओ D9, अगर बन सकता है तो फिर होगा, फिर तो नीट ने गलत दे दिया क्वेश्चन भी, है ना, फिर तुम चैलेंज कर देंगे उसे, देख लेते हैं। D9 D9 द SFL में D को डिस्टॉर्शन अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉट सिमेट्रिकल। SFL में भी चेक करें, SFL में चेक करते हैं। SFL में 3 और 2, EG इज सर अनसिमेट्रिकल। सेम ही आएगी दोनों की। 1 2 3 सेम ही होती है, क्योंकि D8 9 10 में सेम होती है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है ना। तो मेरे ख्याल में दोनों में ही होगा जॉन टेलर, यस। और कोई चेक करो, पूछना तो इनमें से D4 7 8 9 में से कोई भी। और किसी में कोई डाउट है? कर लोगे No, फिर sir. ऐसे बेटा? ये सब। तो एक छोटा सा टॉपिक, बस इतना याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं सोचना क्या था क्या नहीं। तुम्हें सोचना है भी EG में अनसिमेट्रिकल आ जाए या T2G में अनसिमेट्रिकल आ जाए तो होगा, नहीं तो नहीं। कर लोगे इसे भी? यस सर। एप्लीकेशन तुमने पढ़ी ली, 2 एप्लीकेशन और लिखी हुई है, वो मैंने अभी शेयर किए हैं, वो चेक कर लेना, बस वो तुम्हें याद ही करनी है। एप्लीकेशन में 1-2 एप्लीकेशन में और ऐड कर रहा हूँ, जैसे एक एप्लीकेशन है कॉपर आयन की डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं इससे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से। कैसे? अगर कहीं कॉपर आयन प्रेजेंट है तो आप उसे अमोनिया में डिसॉल्व करो, अमोनिया में डिसॉल्व होते ही बहुत ही डार्क ब्लू कलर, रॉयल ब्लू हम कहते हैं,
रॉयल ब्लू, बहुत डार्क ब्लू कलर आएगा जिससे पहचान हो जाएगी कि कॉपर प्रेजेंट। अब तुम कहोगे सर कॉपर सल्फेट तो एक्वस में भी क्या कलर दिखाता है कॉपर सल्फेट एक्वस? ब्लू ब्लू है ना। तो ये होता है एक्चुअल में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ये भी ब्लू होता है लेकिन ये लाइट ब्लू होता है। अमोनिया डालने से रॉयल ब्लू आएगा डार्क, और ये अमोनिया डालने से और किसी में ब्लू नहीं आता, तो इससे कॉपर की पहचान हो जाती है। तो इसे हम नॉर्मली बहुत जगह यूज करेंगे ऐसे। सेकंड है सिल्वर के कंपाउंड को अमोनिया में डिसॉल्व करके पता लगाया जा सकता है। सिल्वर के प्रेसिड बनते हैं AgCl के वाइट, AgBr के येलो, और बोथ डिसॉल्व इन अमोनिया। तो ये भी बहुत जगह एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होगा। इनके जो बनते हैं प्रेसिड वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इसे इंडायरेक्टली देखते हैं, ऐसे यूज किया था। AgCl इज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम सॉल्युबल इन। दो इफेक्ट आते थे बेटा वहां पे, एक कॉमन आइन इफेक्ट होता था, एक एडवर्स साइन इफेक्ट होता था। इनमें से एक में तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, एक में ज्यादा हो जाएगी वाटर से। वाटर में नॉर्मल है। बता सकते हो किसमें कॉमन आइन इफेक्ट होगा? NaCl NaCl कॉमन आइन है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। कॉमन आइन से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड। ये देखो, अगर क्लोराइड ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो प्रेसिड बनेंगे, प्रेसिड बनेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम, तो ये तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर अमोनिया डाल दें तो आज हमें समझ आया कि ये क्यों कहता था वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं एडवर्स साइन, क्योंकि अमोनिया किससे कॉम्प्लेक्स बनाता है? सिल्वर से। फिर सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ गई भी कोई समझाएगा मुझे? सर Ag यूज होने लग गए तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो गया है। हाँ, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी काफी जगह कॉन्सेप्ट यूज। हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन का हीमोग्लोबिन में आयरन का कौन सा आयन था? 2 positive Fe2 positive. 2 positive. एक कभी कंफ्यूजन दे दे, खासकर नॉन मेडिकल वाले नोट करें, मायोग्लोबिन में आयरन 3 पॉजिटिव है। ये एम्स का क्वेश्चन है वैसे तो, एम्स में लिखा हुआ आया हुआ है 2013 में। हीमोग्लोबिन में आयरन 2 है और मायोग्लोबिन में आयरन 3 है। एक इंसुलिन भी जिंक का कंपाउंड लिखा हुआ है, अभी बायो में पढ़ते हो कहीं ऐसा? yes sir जिंक का कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ। एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी बायो का ही क्वेश्चन है। कार्बोक्सी पेप्टाइड भी जिंक का कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी दो और ऐड कर लेना। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का, B12 कोबाल्ट का, हीमोग्लोबिन आयरन का, 3 हमने कल कर लिए थे, 3 आज ऐड कर लिए। मायोग्लोबिन मसल्स में होता कुछ ये, yes Yes sir. इंसुलिन और ये जिंक, है ना, तो ये भी ऐड कर। हो जाएगा ये भी। एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी काफी आ रहा है बार बार। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किसे कहते हैं? ये हमने एक एनालिटिकल का लास्ट पे फेब में एक चैप्टर करवाया था आपको, उसमें आता था। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये होता है आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ, NO के साथ। इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और ये सल्फर की डिटेक्शन के लिए काम आता था।
अगर कहीं सल्फर प्रेजेंट है तो याद है NO का क्या चेंज हो जाता था? हाँ, NOS बन जाता है और NOS आने से इसका कलर वायलेट हो जाता है। तो ये वहां यूज होता था सल्फाइड की डिटेक्शन के लिए, तो इसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं। कॉमन नेम है, IUPAC आप लिख सकते हैं। ज़ीगलर नाटा बता दिया था कल। यस सर, यस सर, और विल्किंसन कैटलिस्ट भी शायद बता दिया था, रोडियम का है। यस सर, यस सर। एक और हमें एक टेस्ट, वैसे तो ये P ब्लॉक में आएगा टेस्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स का है, अभी पढ़ लो ये भी। एक और हमें टेस्ट दिया होगा, वो है नाइट्रेट टेस्ट। व्हाट इज नाइट्रेट टेस्ट है, ये भी पढ़ लो। ये है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है नाइट्रेट का? कहीं नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं हम पता कर सकते हैं। कैसे? टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, हो सकता है नाइट्रिक एसिड ही हो, कोई भी नाइट्रेट आयन हो। टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डाल के नाइट्रेट का, उसमें स्लैंडिंग पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज फेरस सल्फेट डालना है और सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालना है, एक एक ड्रॉप करके। आप देखोगे फेरस सल्फेट और नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो जंक्शन था, वहां जंक्शन के ऊपर एक बहुत ही डार्क ब्राउन कलर के पैसिड बनने लग जाएंगे। ऐसे एक रिंग सी नजर आएगी जंक्शन पे, जिसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग बन जाती है, और अगर ये ब्राउन रिंग बन गई तो हम नाइट्रेट कंफर्म मानते हैं कि नाइट्रेट प्रेजेंट है, और इसकी केमिस्ट्री ये है। अगर नाइट्रेट होगा तो Fe2 पॉजिटिव, फेरस जो डाला है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में, और NO जो है वो फेरस सल्फेट के साथ, इसका जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वाटर के साथ, उसके साथ एक NO ऐड हो जाता है, और NO ऐड होके ये कलर देता है ब्राउन, जिससे ब्राउन के कलर से प्रेसिड बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक रिंग बन जाती है साइडों साइडों पे। इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट, P ब्लॉक में भी आएगा। तो एक ये भी याद कर लेना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम कहते हैं। हाँ, अब एक इसमें ये ध्यान रखना कि ये ब्राउन रिंग में तुम्हें कैसे क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, खासकर ये आएगा कि इसमें NO नहीं होता, NO पॉजिटिव होता है। फिर NO पॉजिटिव मैंने लिखवाया हुआ है, तुम्हें क्या कहते हैं इसे? नाइट्रोसोनियम। हाँ, तो नाइट्रोसोनियम कहते हैं इसे। तो ये भी बार बार पूछेगा इसमें कि इसमें जो NO है वो NO है, NO नेगेटिव है या NO पॉजिटिव है। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि ब्राउन रिंग में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो NO पॉजिटिव बनता है, ठीक है। कर लोगे बेटा ये भी? यस सर। जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं नाइट्रेट का। हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही आएगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो बनता है उसमें NO इज प्रेजेंट एज NO पॉजिटिव, ठीक है। कर लोगे? एक्चुअली एक और इम्पोर्टेंट चीज अब माइंड में आ रही है मेरे, वो भी लिख ही लो। NO और NO पॉजिटिव में क्या फर्क है? NO स्पेशली एक ऐसा लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। NO एक्चुअली नाइट्रोजन पे 5 है, ऑक्सीजन पे 6 है, तो नाइट्रोजन 3 शेयर करना चाहता है, लेकिन ये 2 ही करना चाहता है, तो 2 तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी 2 फिर इसे ऑक्सीजन कहता है नाइट्रोजन को भी मैं ये कर सकता हूँ कि और शेयर तो नहीं कर सकता, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तेरे साथ बना सकता हूँ।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो यहाँ ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन नाइट्रोजन कहता भी फिर मेरी वैलेंसी समझ नहीं आएगी, मुझे पूरी नहीं होएगी, तो एक तो कहता मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, जिसकी वजह से यहाँ एक्सेप्शनल बॉन्ड बनता है जिसे कहते हैं 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आगे? 3। 3 कैसे आगे समझ आए? नाइट्रोजन ने 1 दिया, ऑक्सीजन ने कितने दिए इकट्ठे? 2। ये दोनों ऑक्सीजन के हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब भी ये डोनेट करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से कम स्टेबिलिटी आ रही है इसकी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी कहते हैं हम इसे। जब भी ये डोनेट करेगा, लिगेंड का काम करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इकट्ठा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखना इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अगर मान लो आयरन में पेंटा कार्बोनिल आयरन है, क्या बनेगा अगर इसमें 2 NO डाल दो तो 2 NO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 देंगे ना, क्योंकि 1 NO 3 देता है, तो 2 6 देंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितने CO को मैं रिप्लेस करूं? NO लगाऊं 3 को, तो 3 CO की जगह 2 NO लगेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 CO 6 इलेक्ट्रॉन आर रिप्लेस्ड बाय 2 NO। कई बार ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस इसलिए कहीं बुक में आम तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो ये भी लिख लो कि NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो NO के बारे में खास बात आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इकट्ठे 3 डोनेट करता है। इसी वजह से ज्यादातर NO पॉजिटिव बनता है, क्योंकि NO पॉजिटिव में यहाँ 3 की जगह कितने रह जाएंगे? 2। इसीलिए इसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो NO पॉजिटिव के बनते हैं। लेकिन हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हमारे पास एक है, NO इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। इट मीन्स अगर इसका हमें EN पूछा जाता, अगर ये चीज हमें ना पता होती तो हम गलत कर देते। हम कहेंगे आयरन के 26 है, 2 CO 4 देंगे, लेकिन 2 NO कितने देंगे? 6, 36 हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक इम्पोर्टेंट अलग अलग जगह लिखे हुए पॉइंट है, वो मैंने एक बार तो लिखवा दिया आपको सारे। फिर भी कोई और होगा तो आगे, क्योंकि जैसे ये भी पॉइंट आपको केमिस्ट्री P ब्लॉक में मिलेंगे सारे, तो क्योंकि हमने P ब्लॉक अभी पढ़ा नहीं है तो मैंने पहले लिखवा दिए, और एक आधा पॉइंट होगा तो आ जाएगा बेटा आगे, है ना। तो आप पढ़ लेना एक बार, बुक में से पूछने वाला हो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। चेक कर लोगे सारा टॉपिक ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो N और O के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसमें ऑक्सीजन 2 देता है, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है सर, हाँ वो उसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन देता है नाइट्रोजन, ऐसे कहते हैं नाइट्रोजन। हाँ, उसकी वजह से कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन 3 देगा ये NO MOT के बेस पे होगा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये खुद स्टेबल हो जाएगा। यस। अब आप DPP में से क्वेश्चन पूछो, DPP में आंसर देखो क्या है। सर ये एन और ओ वाला दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दो। इसमें बेटा आप ज्यादा डिटेल ना जाओ, आप ऐसे सोचो बस कि NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि MOT आ गई ना, जहाँ MOT आ जाएगी वहां फिर आपको सिंपल बॉन्डिंग नहीं समझ आएगा कि कैसे बॉन्ड बनता है। ओके सर। DPP में देखो, थर्ड में फर्स्ट 5 में से बताओ कोई डाउट है? सर सेकंड और थर्ड। फर्स्ट 5 में से कौन सा डाउट है? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वेश्चन के बेटा 3 बनेंगे, चेक करो।
एम्बीडेंट वाला केस आपको बता दिया था शायद मैंने कि स्ट्रक्चरल होते हैं वो, क्योंकि जब एम्बीडेंट लगा के हम बनाते हैं ना तो वो लिंकेज बन जाएगा ना। अगर NO2 का ONO बनाते हैं तो वो क्या होगा, अभी लिंकेज होगा या नहीं, यस सर। यस सर। है ना। तो फिर उसमें टोटल आइसोमर लेंगे हम, याद रखो। तो वहां पे कॉपी में एक चीज चेंज करनी है आपने, जो हम ऐसे करते थे ना, प्लाटिनम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन CN लगा दिया था। हम कहते थे 3 तो बन जाएंगे CN के, आगे 3 बन जाएंगे NC के, 6 बनाते थे टोटल। अब अगर मैं NC वाले लूंगा तो क्या लगता है, CN और NC वाले लिंकेज नहीं बन जाएंगे? तो फिर वहां Yes, एक sir. चीज चेंज कर लेना, ये बोलेगा टोटल आइसोमर्स कितने हैं। तो अगर टोटल आइसोमर बोलता है तब आपको 6 करने हैं, अगर GI कहता है सिर्फ तो 3 कर। तो एक चीज और क्लियर करनी है ना, ये मैंने तब ऑक्टाहेल में भी तभी बताया था कि CN का NC नहीं होगा ऑक्टा GI में। तो इसमें अकेले GI पूछे हैं, ठीक है। तो टोटल में और अकेले GI में फर्क रख लो। टोटल में दोनों हो गए, CN के NC वाले भी हम ले लेंगे, पहले CN के GI बनाएंगे, फिर NC बनाएंगे, लिंकेज लिंकेज के GI बनाएंगे, तो वो टोटल आ जाएंगे। टोटल का मतलब स्ट्रक्चरल भी प्लस GI भी प्लस ऑप्टिकल, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। आगे देखो, सर थर्ड थर्ड का किसी ने किया भी, कोई बता दो क्या आएगा। सर सी। ज्योमेट्रिकल आ जाएंगे और ऑप्टिकल भी। क्लोरीन क्लोरीन एक बार सिस रख लो, एक बार ट्रांस रख लो, और इनमें सिस वाला जो होगा उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। आयनाइजेशन का हमें ये नहीं पता कि बाहर कौन सा आयन है, इसलिए आयनाइजेशन नहीं लिखा उसने। ऐसी हाइड्रेट हम नहीं बता सकते जब तक बाहर नहीं पता कौन सा आयन है, तो इसलिए हाइड्रेट और आयनाइजेशन काट दिए। कोऑर्डिनेट तो बनता ही तब है जब 2 ब्रैकेट हों, तो फिर एक ही आंसर बचा था आपके पास। ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, सर एक 10th में डाउट है, 10th का जो आंसर है वो D है सर, पर वो 10th से पहले magnetic- एक बार 10th से पहले देखो बेटा, किसी और का डाउट है कोई 10th से पहले? नहीं है? आप 10th पे आ रहे हैं। 10th में है ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो रिंग्स वाला दिखाएगा बेटा। सर पर उसमें तो 180 का एंगल होता है, तो वो तो ओवरलैप कर ही जाएंगे। 10th का आंसर क्या दिया है? सर D सर, D। दिया। ये वाला हमने किया था मेरे ख्याल में, ये चेक करना, ये 2 रिंग्स आ जाए अगर यहाँ पे, क्या ये 2 रिंग्स में याद है ऑप्टिकल आइसोमर कैसे आते थे? कोई बताओ क्या रीजन है? सर क्योंकि 3D में ओवरलैप नहीं होता था। हाँ, ओवरलैप नहीं करते क्योंकि एक लेफ्ट साइड पे है और दूसरा राइट साइड पे, है ना। तो एक लेफ्ट हिस्से से जुड़ा हुआ है, एक राइट हिस्से से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ओवरलैप नहीं करते। यहाँ पे हो सकता है रिंग हो, कोई भी हो सकता है, 2 लिगेंड हो। हमें 2 रिंग चाहिए, अगर 2 रिंग्स ऐसे हैं तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे भी 3D में। तो याद रखो जहां भी 2 रिंग्स हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे देखो 15 तक, 11 और कोई 15 तक। 11 का पीछे आंसर तो नहीं गलत, A आ रहा है। अच्छा, रेशमिक, रेशमिक का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मान के चलो अभी।
यहाँ भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, वहां रेशमिक बनता है। ठीक है, लिख लो, रेशमिक का मतलब हम ऑप्टिकल एक्टिव मानेंगे। आगे देखो 15 तक। ट्वेंटी तक, सर 16 19th 14 9 16, 19 और 17 18 सर 18 ठीक है। 16 देखो, 16 इज सिक्सटीन तो अभी बताया बेटा, जस्ट अभी बता के हटाऊं। चेक करो कोई आ रहा है या नहीं, जिसका 16 है अभी क्लियर हुआ कि नहीं, बताएगा कोई? सर डी। यही वाला है ना, ये अभी किया। 17, हाँ, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं तो इसे आप ऐसे लिख लो A3BCD। और हमें क्या करना है बेटा, ऐसे सोचना है कि ट्रांस पोजिशनें हैं 3, एक 1-2 ट्रांस है, एक 3-4 ट्रांस है, एक 5-6 ट्रांस है। मान लो 1 2 3 4 5 6, और हमने मैथमेटिकली इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। क्या क्या बन सकते हैं? पहले मैं 1 2 पे मान लो ए रखता हूं, 2 ए यहां रख दिए, 3 4 पे ए भी रख दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन है मैं। अब इनमें ना रैंडम तुम कॉम्बिनेशन ट्राई करो। जैसे पहले मैं इन दोनों में देखता हूँ 3 4 और 5 6 में क्या मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ? जैसे ये कॉम्बिनेशन ए बी और सी डी है, इनमें कोई एक चेंजेस हो सकती हैं? सर ए के अगेंस्ट सी रख दो। और बी के अगेंस्ट डी, है ना, ये अलग बन जाएगा, तो इसे एक माना जाएगा, इसे 2। ऐसे क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? सर ए डी रख देंगे। और बी के अगेंस्ट सी, है ना, 3 तो यही बन गए। अब ए को भी चेंज कर दो। अगर ए को चेंज करें, इसके साथ तो चेंज का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर मैं इधर ए बी करूंगा तो ए बी तो पहले है ही है। इसका मतलब थर्ड वाला इसके साथ अगर करें कॉम्बिनेशन चेंज तो फिर फायदा हो सकता है ना। सेकंड वाले का तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये अगर मैं ए इधर ले जाऊं बी इधर ले जाऊं तो कोई फायदा हुआ? ए बी ए फिर से बन गया। तो फर्स्ट और थर्ड को चेंज करके देख लेते हैं कोई। क्या फर्स्ट और थर्ड को चेंज करके कोई नया कॉम्बिनेशन बनता है? यस सर। ए सर सी ए सी डी। ए सी और ए डी, तो एक ये बन AD, जाएगा ये सर। फोर्थ कॉम्बिनेशन ए सी। ये सेम ही कोई भी रख लो, ए डी बना हुआ था, और ये क्या बन जाएगा? ए डी। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनेंगे। चेक करो आंसर क्या दिया हुआ है। सर 4। तो आपको आगे नहीं उलझना, आपको ये करना है कि 3 पेयर्स हैं हमारे पास ट्रांस वाले, वो तीनों पेयर में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले तीनों में मैंने ए तो इकट्ठे ही रखे आमने सामने, बाकी तीनों मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए, 3 बन गए थे। चौथा मैंने ए को भी अलग कर दिया। तो ऐसे हम बना सकते हैं। चेक करो। सर जैसे कि फर्स्ट वाली पोजीशन 1 2 पे एडी के लिए रखा फिर हमने। बेटा 1 2 ना देखो ना, 1 2 वाला 3 4 पे होगा। चेक करो तुम्हारा तीनों का कॉम्बिनेशन बताओ मुझे, क्या तीनों का कोई और कॉम्बिनेशन है इन 3 के 4 के बिना? फिर तुम्हारा नया बन जाएगा। तो तुम कॉपी पे बना के देखना,
अगर इनके बिना कोई बनता है कॉम्बिनेशन तो मुझे भेजना, ठीक है। बारिश आ रही है बाहर, आगे देखो। तो इसे एक ना ऐसे याद कर लेना, नहीं तो इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। इसके कितने बनते हैं GI? 4। आगे देखो। नेक्स्ट कौन सा था? 18 19। 18 इज, ये फिर से आ गया अभी दोबारा से। कौन बताएगा कितने बनते हैं और एक्सप्लेन भी करना है, सर 3 बनेंगे। क्योंकि एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, और सिस के कितने बनेंगे? एक सिर्फ डी 2 एक, बनेंगे सर। है ना? 2 बनेगी तो सर। 3। तो EN वाले ध्यान से देखो, जिसमें भी 2 रिंग्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑक्टाहेड। ऐसे 4 क्वेश्चन आ गए। 19 कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर क्वेश्चन 18 में 2 सिस बन रहे हैं, पर हम उसको एक नहीं कंसीडर करेंगे। सिस तो एक ही है बेटा, 2 सिस नहीं बन रहे। सिस में आगे 2 बन रहे हैं, एक सिस डी बन रहे, एक सिस एल बन रहे, ओके। है ना? ऐसे कहेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिव है ना आगे। 2 सिस का मतलब तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यादा बन गए। तो जब ज्योमेट्रिकल पूछेगा तुम 2 कहोगे। ओके सर। ऑप्टिकल एक्टिव ढूंढ के दो फिर से, बहुत इजी है, सीधा ही रिंग्स वाले पड़े हैं 2। सर बी आंसर है। हाँ, 3rd और 4th, तो सभी में रिंग्स वाले थे। जिसमें भी 2 रिंग्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। 4-5 क्वेश्चन आ, ठीक है। आगे बताओ 25 तक। 21। 22 21 22 नेक्स्ट 25 21 देखो। प्रशन ब्लू, ये वाला आई थिंक याद करने को कहा था आपको। क्या दिया हुआ आंसर इसका? सर ए ऑप्शन। प्रशन ब्लू क्या होता है? बाहर आयरन 3 हो, अंदर आयरन 2 हो, या फिर बाहर आयरन 2 हो, अंदर आयरन 3 हो। सेम ही है, दोनों का कलर प्रशन ब्लू है। ये आपस में रिडॉक्स रिएक्शन करते रहते हैं, कभी ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जिससे दोनों आयरन चेंज होते रहते हैं। ये इसमें खास बात है, कलर इसका प्रशन ब्लू रहता है, तो इसी वजह से इसे प्रशन ब्लू भी कहा जाता है। बोलने में अगर बाहर फेरी है तो इसे कहा जाता है फेरी, अंदर फेरो है, फेरो मीन्स फेरस, फेरी फेरोसाइनाइड। अगर बाहर फेरो है तो इसे कहा जाता है फेरो फेरी साइनाइड। ठीक है, तो 2 तरह के बन सकते हैं। बाहर और अंदर एक खास कंपाउंड है जिसे प्रशन ब्लू कहते हैं, जिसमें बाहर और अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क है। एक 2 पॉजिटिव है, एक 3 पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहती हैं। कभी बाहर 3 पॉजिटिव, आधा कॉम्प्लेक्स ऐसे रहता है जिसमें बाहर 3 पॉजिटिव है, आधा ऐसे होता है जिसमें अंदर 3 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में आपस में ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन होती रहती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है आपस में। और इसे हम पढ़ेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं, इसी वजह से इसका कलर आता है, इसे हम कहते हैं मैटर टू मैटर।
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एक हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी कलर लेते हैं। ये कलर इसका डेली ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दो मेटल लाइंस के बीच में एक्साइटेशन दिखाता है, कभी फेरस से फेरिक में जाता है, कभी फेरिक से फेरस में जाता है। ये वाली जो ट्रांजिशन है इसकी वजह से भी कलर आते हैं। इन्हें कहा जाता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो एक नया टॉपिक लिख लो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में और क्लियर करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में आएगा फिर से टॉपिक। यहाँ तुम सिर्फ याद कर लोगे तब भी इजी है, नहीं तो इतना अगर समझ आ गया कि फेरस और फेरिक के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है और जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होएगी तो क्या कलर आ सकता है बेटा? क्या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से ही कलर आता है? यस सर। यहाँ भी कलर आता है इसे फिर, लेकिन ऐसे केसेस में इसे अलग से नाम दिया है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। कहाँ हो रही है? एक मेटल से दूसरी मेटल में। तो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्रशियन ब्लू। तो जैसे यहाँ पर आयरन है और भी यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कोई ऐसे नहीं, एक ही है बेटा, एक हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। अगर ऐसे होता फिर तो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाता ना। यस आगे देखो 25 तक। एक मिनट, लगता है 25 का आंसर इसने गलत दिया हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है क्या आना चाहिए? सर ए ए ऑप्शन सर हाँ, ए ए ऑप्शन। ये कर लो 25 का, ठीक है। सीओ स्ट्रॉन्ग का मतलब बैक बॉन्डिंग लीस्ट। बैक बॉन्डिंग लीस्ट तो 25 का ए चेंज कर लो, ओके ठीक है। 25 लीस्ट बैकबोन इन ए। बैकबोनिंग लीस्ट है तो बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा सीओ का। तो यार 22 रह गया। ये तो याद ही करना था। 22 किसको याद है? सर बी ऑप्शन आएगा बी सर। ऑप्शन है सर। जीसी सॉल्ट। और कोई पूछो बेटा। सर जो 25th है सर उसके अंदर हम डी ऑप्शन ही लेंगे सर, क्योंकि सीओ का नंबर कम है तो नहीं, बॉन्ड हाँ फिर स्ट्रॉन्गर बनेगा। तुम बताओ, अगर सीओ का कम है, सीओ के नंबर 5 है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना। कहाँ तो 6 को डोनेट करना पड़ रहा था मेटल को, कहाँ 5 को डोनेट करना है, तो वहां तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ओके सर। है ना। कहाँ 6 को डोनेट करना पड़ रहा था, कहाँ 5 को ही करना है। तो सीओ को ज्यादा मिलेंगे बैक बॉन्डिंग। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। दूसरा असाइनमेंट देखो, सब्जेक्टिव में तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड ऑर्गेनोमेटालिक वाली में देखो, डीपीपी 4 में। सर सेकंड सेकंड। क्वेश्चन। सेकंड यही बॉन्ड ऑर्डर वाला ही केस है बेटा। जीसी सॉल्ट आपको लिखवाया था मैंने। CS2 भी CO की तरह होता है। नहीं लिखा तो लिख लो। लिखो CH2 डबल बॉन्ड CS2 भी CO की तरह बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। सारा सेम है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग वाला केस सेम लेना है इसमें भी। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 कह रहा है वो, क्योंकि कार्बन के वैलेंस होते हैं 4, 2 आगे। कार्बन के कितने होते हैं टोटल? 6, 2 आगे इसके 8, ये 6 और 2 आगे इसके 8, है ना। 16 हो गए। लेकिन अगर वैलेंस देखें तो कार्बन को 2 4 लिखेंगे, तो 4 + 2 4 + 2 12 हो गए। CS2 CS2
डायटोमिक नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, दिस इज नॉट डायटोमिक ना। अगर तो डायटोमिक होता फिर तो मैं एमओडी के बेस पे एक्सप्लेन करता। अब तुम्हें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्डिंग भरा हुआ है, एक क्या होता है पाई एंटी बॉन्डिंग जो वेकेंट होता है। तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से एक पाई बॉन्डिंग है, एक पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है, और अगर पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है तो हमारा काम हो जाएगा डी ऑर्बिटल फिल्ड मेटल का, पाई एंटी बॉन्डिंग किसका, इथाइलिन का, दे आल्सो फॉर्म बैकबोन, इनमें भी क्या बनता है बैकबोन। तो इसे भी याद रख लो, दिस इज आल्सो केस ऑफ बैक बॉन्डिंग इन CS2 और बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पाई एंटी बॉन्डिंग, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है डिक्रीज एंड हेंस बॉन्ड लेंथ क्या होती है इंक्रीज। आंसर चेक करना इसका क्या दिया हुआ है फर्स्ट का, ए ऑप्शन। सर ए। ए ऑप्शन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, देखना डबल बॉन्ड में दी हुई है 1.34, तो हम मैंने कहा था 1.34 से क्लोजेस्ट होएगी, तो थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, तो 1.34 का थोड़ा सा कौन सा लेंगे 1.37 लेंगे, यस। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना है। और बताओ सर फिफ्थ। सर थर्ड। फिफ्थ का आंसर कोई बताएगा मुझे, फिफ्थ का आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, BC ऑप्शन है नहीं। यस सर पी। फिफ्थ का भी चेंज बी है, आ रहा है। BC आएगा। फिफ्थ का चेंज कर लो बेटा, या तो ये रिडक्शन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नेगेटिव बन जाएगा 27 + 1 + 8 36, या फिर डाइमर तो है ही है, क्या आपस में हमने पढ़ा था ऐसे डाइमर बना रहे, ठीक है। थर्ड तो मेरे ख्याल में करवाया हुआ है क्लास में भी। कितने CO आएंगे टोटल दोनों साइड, 8। 8, ये है ही है, इसी का आंसर है ये थर्ड भी हो गया आपका। और कोई 5 तक, फोर। सर 8। सो थर्ड का आंसर उसका सी दिया हुआ है, 4 है टोटल, 8 नहीं आएगा टोटल, CO2 CO8। मेरे ख्याल तो C है, यही लिखा हुआ है C में। आगे देखो फोर्थ में बेटा क्रोमियम के पेयर हो जाएंगे ना, क्योंकि CO क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। चेक करो, क्रोमियम होता है 4s1 3d5, 6 है ना, 6 के 6 D6 बन जाएगा, और सारे के सारे पेयर हो जाएंगे D6, क्योंकि CO क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो अगर सारे के सारे पेयर हो गए तो T2G6 बन गया, क्या T2G6 पैरा होगा या डाया होगा, ऐसे चेक करो, डाया सर। तो लिख लो T2G6 बन जाएगा। बस भी कल का तुम्हारा टेस्ट है पीरियोडिक टेबल एंड सॉल्यूशन। सर संडे को नहीं था वो। संडे को तुम्हारा टेस्ट है कोऑर्डिनेशन सब्जेक्टिव। मंडे को तुम्हारी क्लास होएगी ऑफलाइन, ज्यादा आना है बच्चों ने, प्लस ऑन। सर कल क्लास हैगी। सर कल का टेस्ट का मोड ऑफलाइन होगा।
सर एक बार अनाउंसमेंट फिर से कर दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। यस सर, सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। यस सर। सर ने बोले +2 वाले स्टूडेंट्स लीव कर दो मीटिंग।